हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का आपका एग्जाम है और उसकी गारंटी सीरीज मैंने एक आपको दे दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उन्होंने हमें कहा कि सर नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्द से जल्द लेकर आइए और हमें ये भी बताइए कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। तो आज के इस क्रम में सबसे पहले पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम में यानी वैश्वीकरण के एग्जाम में आपके आएंगे। और नंबर 2, ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो के थ्रू भी फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और ये छठे क्वेश्चन से आपका स्टार्ट है आज। तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखना है आंसर, a lot to we have to know and a lot to we have to discuss, but before we start please subscribe our channel क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आती है, जो आपको नीड होती है। अभी जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं हम इसके आंसर भी आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे आंसर लिखने थे, कैसे क्या लिखने थे। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आप लोगों का क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सबसे पहले ये है कि WTO की संरचना का वर्णन कीजिए। गाइस, पार्ट 1 में मैंने आपको ये कहा था कि WTO के कार्य आपको आपको मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन WTO की संरचना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये बहुत बारी आपके एग्जाम में आता है। WTO की आपको संरचना यानी पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको कि भाई इसके अंदर कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, कौन इसका हेड होता है। ये सवाल आपका ये मोस्ट ऑफ टाइम आपका रिपीटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य प्रिपेयर करेंगे। सबसे नंबर 1। नंबर 2 पे हम आते हैं WTO की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है या प्रासंगिकता क्या है। एक ही बात है दोनों कि भाई WTO जो है इसकी वर्तमान समय में इसका क्या रेलेवेंस है यानी इसकी क्या प्रासंगिकता है। आपको इसकी प्रासंगिकता का वर्णन करना है। आप गाइस समझते हैं प्रासंगिकता का मतलब यानी वर्तमान समय में इसकी क्या वैल्यू है। गाइस देखो, ये अगर आप देखोगे WTO अपने अच्छी तरीके से आज कार्य कर पा रहा है, इसकी वैल्यू पहले की तरह है या इसमें कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो ये सब आपको इसके अंदर बताना है। जैसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो गाइस, आप सबसे पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपको एक गुड क्वालिटी का आंसर लिखना है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, WTO पूछा जाए, आपसे WB पूछा जाए या आपसे IMF के बारे में पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाए, पहले उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से डिफाइन कीजिए। जैसे यहाँ पर WTO को पहले डिफाइन करना है कि भाई क्या था, कैसे बना, और इसके बाद में फिर इसकी हम प्रासंगिकता की बात करेंगे कि वर्तमान समय में इसका क्या रिलेवेंस है। तो भाई WTO जो है इसके लगातार सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सदस्य बढ़ने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। अगर कोई संगठन खराब होगा तो उसमें सदस्य क्यों जुड़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा मान के चलो हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर और लोग क्यों जुड़ेंगे अगर वो कंपनी अच्छी नहीं होगी तो। इसी तरीके से WTO आपको पता है कि ये एक विश्व व्यापार संगठन है। पूरी देश दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो व्यापार के लिए यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं ताकि भाई ट्रेड के लिए नियम बनाता है। आज भी वर्तमान समय में आपको पता है, आपने एक संधि का नाम सुना होगा जिसका नाम है ट्रिप्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पर एस नहीं है तो आप एस है, यहाँ पर आर नहीं है तो आप समझ लेंगे ट्रिप्स नाम है इसका, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इस प्रकार की संधि यानी अगर किसी एक देश ने कोई दवाई बना ली और उस दवाई का पेटेंट उस देश को मिल गया तो उसका फॉर्मूला कोई और नहीं चुरा सकता।
यही रीजन है कि वर्तमान समय में देश दुनिया में बहुत से लोग अभी भी कैंसर से मरते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पश्चिम की कंपनियों ने वो दवाइयां बना ली है और वो पेंटेक दूसरे देशों को नहीं देते। अभी कोविड-19 जैसे चल रहा है, ये तो एक महामारी है, तो ऐसे समय में अगर कोई एक देश वैक्सीन बनाता है तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ये सब नियम जो है वो किसने बनाए हैं? WTO ने। फॉर एग्जाम्पल WTO में अगर लेट सपोज करना है, यहाँ पर 150 कंट्रीज है, सपोज करना है, आपको सोचना है 150 कंट्रीज है। अब 150 कंट्री में से भाई यूएसए ने क्या किया कि भाई, या फिर रशिया ने क्या किया कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन बना ली, या फिर इनके पास में कैंसर की कोई दवाई है। अब ये कैंसर की जो दवाई है, इसकी बाकी 149 जो कंट्रीज बच गई, उनको ये राइट नहीं है कि भाई इनकी संपत्ति यानी इनकी दवाइयों को वो खुद बनाकर बेच सके। क्यों? क्योंकि यही संधि है। ऐसे नियम कौन बनाता है? ये WTO बनाता है। वर्तमान समय में इसकी वैल्यू है कि नहीं? है वैल्यू। अगर किसी देश ने ऐसा किया, बनाता है, अगर दवाई बनाता है बिना परमिशन के, उनसे बिना उनसे पेंटिक लिए, तो क्या होगा कि भाई उन्हें WTO के व्यापार के जो भी प्रखंड है, व्यापार का जो भी स्ट्रक्चर है, या व्यापार के जो भी नियम है, कायदे कानून, उससे उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में आप सोच सकते हो कि WTO जो है उसका रेलेवेंस है या नहीं है, उसकी जो प्रासंगिकता है उसकी है या नहीं है। दो बातें मैंने बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम और भी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई विश्व जो बैंक है इसकी क्या निर्णय प्रक्रिया है। अब ये बहुत बार ये भी आपसे पूछा जाता है कि भाई विश्व बैंक जो है इसकी निर्णय प्रक्रिया का वर्णन करें। WB आपको पता है, WTO, विश्व बैंक और आपका IMF, इन तीनों का जो निर्माण है ना, मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इनका जो निर्माण है ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत हुआ। अब आप कहोगे कि भाई ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली मैंने आपको बताया था कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका और पश्चिम के देशों ने, यानी विश्व के तमाम देशों ने ये सोचा कि भैया दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो व्यापार है वो पूरा चौपट हो गया, देशों की अर्थव्यवस्था पूरी डाउन चली गई, तो भैया हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना बनानी चाहिए जो ऐसे जरूरतमंद देशों को मदद कर सके, और जिन देशों के पास पैसा है वो दूसरे देशों में पैसा लगाकर पैसा कमा सके और उन देशों को रोजगार या वटेवर बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें उन्हें मिल सके। इस तरीके से क्या किया कि भाई ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का निर्माण हुआ, और उसमें आपका IMF, फिर नंबर 2 WB, और इसके बाद में नंबर 3 ITO, इसका निर्माण किया गया था। इस ITO को क्या हुआ कि भाई अमेरिका की जो सीनेट है, यानी अमेरिका की जो संसद है, उसने इसको परमिशन नहीं दिया। ITO का मतलब यहाँ पर है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सी कमियां थी, इस कारण से इसको परमिशन नहीं दी गई, और इसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके आगे चल के इस संस्था का नाम बदलकर 1949 तक इसको पूरी तरीके से लागू किया। 47 से ही बात चल रही थी, पर 1949 तक पूरी तरीके से लागू किया गया। और इसे WTO से पहले भी, अगर आप देखोगे, पहले ITO है, ITO से बना गेट। मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में भी, कि क्या बना? गेट बना। ओके, गेट बना, और गेट ITO से गेट बना, और फिर 1995 में WTO का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कि किस प्रकार से इनकी पृष्ठभूमि रही। आपको ये अधिकतर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे WBO के बारे में पूछे, WTO के बारे में, या फिर IMF के बारे में पूछा जाए। ये यहां तक क्वेश्चन आई होप आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या था? निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, और कई बार इसकी आलोचना भी पूछ ली जाती है कि विश्व बैंक की निर्णय प्रक्रिया की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या इसकी आलोचना कीजिए। तो आप इसमें निश्चिंत रहेंगे कि आपको करना क्या है। पहली बात तो विश्व बैंक जो है इसकी निर्णय प्रक्रिया क्या है, यानी इसके अंदर कैसे डिसीजन लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसके अंदर कार्यपालिका अलग होता है, इसके अलावा आपके गवर्नर्स अलग होते हैं, उप गवर्नर्स अलग होते हैं, और कार्यपालिका बोर्ड के अंदर भी उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, 24 मेंबर। इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। आप ग्लोबलाइजेशन की जो प्लेलिस्ट है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा, और वहां से आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपको पूरा पूरा आंसर, ये कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद में आप देख सकते हो 9th क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9 का है IMF क्या है।
IMF यानी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको ये बताना है कि क्या है IMF क्या है। अब आपको गाइस दोनों में थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए कि IMF क्या है और WB, क्योंकि दोनों विश्व स्तर पर देशों को लोन देते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे WB है, ये क्या करता है, गरीब देशों को भी लोन देता है, और उसकी जो ऋण यानी ब्याज देने की जो दर है ना लोन देने पर, वो बहुत ही कम है। लेकिन IMF की जो है वो ब्याज की दर वो थोड़ी सी अधिक है, और ये गरीब देशों की उस प्रकार से मदद भी नहीं करता जिस प्रकार से WTO 30 देशों की मदद करते हैं और WB भी जिस प्रकार से मदद करता है। अब इसमें हमें IMF के कार्यों का बताना है। तो सबसे पहला कार्य तो आपको यही पता चल गया कि भाई IMF क्या करता है, देशों को ऋण देने का काम करता है। देशों की जो अर्थव्यवस्था है यानी जो देशों की जो इकोनॉमी है उसको एक तरीके से पूरा जायजा लेता है कि भाई कहां पर उसका सेक्टर डाउन जा रहा है। हर साल IMF हर एक देश के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जैसे भारत है, भारत में भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि भाई भारत की इकोनॉमी अब की बार यहाँ तक जाएगी, 4% की ग्रोथ होगी, GDP डाउन जाएगी, इतना सब इसका ग्रोथ हो सकता है, इसकी अर्थव्यवस्था में इतना उछाल होगा, इतना गिराव होगा। तो ये अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट हर एक देश के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो एक इसका काम ये भी है, ये डाटा प्रोवाइड करवाता है देशों को ये बताता है कि किस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, किस सेक्टर में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आप लोग, और फिर मैं आपको और क्वेश्चन भी बता देता हूं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो ये है। अब अगला शॉर्ट नोट के लिए, आपको पता है कि शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम में आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा प्रोबेबली अब की बार शॉर्ट नोट आएगा, जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 2 करने होंगे। आप एक को खाली अटेंड नहीं कर सकते। अगर आप एक ही अटेंड करोगे तो सिर्फ आपके वो हाफ मार्क्स में ही काउंट होगा। तो शॉर्ट नोट के लिए आपका एक और क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, उष्ण मुद्रा क्या है, हॉट मनी इसे बोलते हैं। ध्यान रखना, आपको पेपर में ऐसे भी लिखा हुआ सकता है हॉट मनी, उष्ण मुद्रा क्या है। ये स्पेशली किसके लिए है, शॉर्ट नोट के लिए। तो ये आपका आता है उष्ण मुद्रा। उष्ण मुद्रा के साथ में कई बार प्रभाव भी लिख देते हैं कि उष्ण मुद्रा प्रभाव क्या है क्या नहीं, इसको बताइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये भी बहुत बार आपका आता है FDI। ये नॉर्मल सा सवाल है, आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। और इसके लाभ और हानि बताने हमें क्या बताने, FDI के लाभ और हानि यानी इसकी मेरिट्स और इसकी डिमेरिट्स। यानी FDI जब हमारे देश में आती है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है विदेशों से, तो हमारे देश में क्या फायदा होता है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। वैसे बहुत सारे फायदे होते हैं कि आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होता है। आपके देश में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोगों को रोजगार मिलता है, स्थिति सुधरती है और आपकी सरकार को भी सपोर्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी है इसके कि देश का पैसा बाहर चला जाता है, और साथ के साथ ही आपके देश की जो स्वयं प्रभुत्ता है उसको भी थोड़ी बहुत हानि पहुंचती है। स्वयं प्रभुत्ता का मतलब होता है सोवरेनिटी, यानी आपके देश की जो आत्मनिर्णय लेने की क्षमता है। सो गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों आपको करने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट में से एक है, वैश्वीकरण का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिए। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैश्वीकरण के आयाम पूछे जा सकते हैं, आयाम के अलावा भी वैश्वीकरण को जोड़कर आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे आयाम में आपको 3 आयाम मोस्टली पूछा जाता है, या तो आपसे आपका राजनीतिक आयाम पूछेगा, या तो आपसे आपका सामाजिक आयाम पूछेगा, या तो आपसे आपका आर्थिक आयाम पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन है आपके जो मोस्ट ऑफ टाइम आयाम में पूछे जाते हैं, नहीं तो डायरेक्टली वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, गॉट इट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, अगर आप देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन है, यह है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों यानी अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संकट है हमारे इस समय, जैसे कोविड-19 का संकट है, तो ये कैसे एक गंभीर संकट है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे IMF, WB, WTO, इनका क्या योगदान रहा। ये करंट का मुद्दा है, 100% मेरी तरफ से ये कि आपसे अब की बार पूछा जा सकता है कि भाई इन संगठनों, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ ही रहे हो और ग्लोबलाइजेशन इनके बगैर तो संभव है ही नहीं, तो ये इससे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि
इसी तरीके से इंस्टेंट और आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले अच्छी अच्छी अपडेट्स हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे डिस्कशन है। मैं आप लोगों के लिए फिर से लाइव आऊंगा और आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों के लिए पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 भी ग्लोबलाइजेशन का आज शाम तक आपको जरूर मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।